Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.71 from Erodo Hitley series. इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि a pulley fixed to the ceiling of an elevator car carries a thread whose ends are attached to the load of mass m1 and m2. यानी कि एक एलिवेटर है, इस एलिवेटर के अंदर एक पुली जो है वो सीलिंग से यानी कि छत से उसको फिक्स करा हुआ है और उसके ऊपर एक रस्सी से दोनों तरफ एक m1 और m2 दोनों मासेस को हैंग करा हुआ है। ठीक है, अब द कार्ट स्टार्ट्स गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन डब्ल्यू नोट। ये कार्ट जो है इनिशियली ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन डब्ल्यू नोट से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, उसके बाद में बोला कि अज्यूमिंग द मासेज ऑफ द पुली एंड द थ्रेड एज वेल एज द फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल। यानी कि ये स्ट्रिंग्स जो है वो मासलेस हैं, फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, यानी कि आइडियल सिचुएशन, आइडियल पुली एंड आइडियल स्ट्रिंग है। ठीक है, और फिर पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ द लोड m1 रिलेटिव टू द एलिवेटर शाफ्ट एंड रिलेटिव टू द कार। यानी कि जो मास m1 है इसकी जो एक्सेलरेशन है इस कार्ट के रेस्पेक्ट में, यानी कि कोई इसके अंदर खड़ा होकर देखे कोई ऑब्जर्वर तो कितनी दिखेगी, और कोई ग्राउंड से अगर ऑब्जर्वर देखता है तो उसको m1 की एक्सेलरेशन कितनी दिखेगी, दोनों बतानी है। क्योंकि ये कार्ट जो है एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो यहाँ से रिलेटिव एक्सेलरेशन बदल जाएगी ग्राउंड फ्रेम के कंपेरिजन में, तो दोनों हमें कैलकुलेट करके बतानी है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुली ऑन द सीलिंग ऑफ द कार। सीलिंग ऑफ द कार, यहाँ पर ये जो पुली है इस रस्सी से जो कनेक्टेड है, ये कितना फोर्स इसको लगा रही होगी सीलिंग को, कितने फोर्स इसको पुल कर रही होगी। अब हम क्या करते हैं कि हमें दे रखा है कि जो एक्सेलरेशन जो है कार्ट की या कार की बोलें या फिर एलिवेटर की, वो एक्सेलरेशन डब्ल्यू है और अपवर्ड डायरेक्शन में है, गोइंग अप यानी कि अप ऊपर की तरफ। डब्ल्यू नोट एक्सेलरेशन, इसको डब्ल्यू नोट वेक्टर लिख देते हैं, ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। तो बोल्ड लेटर्स में एज कम्पेयर टू अदर लेटर्स इसको बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, मतलब बोल्ड लेटर यानी कि वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव वेक्टर लिख रखा है प्लस का डब्ल्यू नोट, तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान करके उसको डब्ल्यू नोट वेक्टर लिख देंगे। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो, हम पहले तरीके से करते हैं, हम पहले सोल्व करते हैं एलिवेटर फ्रेम में, फिर दूसरे मेथड से हम सोल्व करेंगे ग्राउंड फ्रेम से। तो दोनों फ्रेम से मैं तुम्हें सोल्व करके बताऊंगा और दोनों पार्ट दोनों फ्रेम से सोल्व करके बताऊंगा, पहला दूसरा पार्ट ए और बी, इस फ्रेम में दोनों पार्ट और ग्राउंड फ्रेम में भी दोनों पार्ट अलग अलग सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना। हमने क्या माना कि हमने एलिवेटर के फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑब्जर्वर है, हमारा ऑब्जर्वर वो एलिवेटर के अंदर है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर है तो इसके फ्रेम में एलिवेटर स्टैटिक दिखेगा इसको, क्योंकि ये अगर यहाँ पर इस फ्लोर पर खड़ा हुआ है तो इसको तो फ्लोर यहीं का यहीं दिखेगा हमेशा, और छत वहीं की वहीं दिखेगी, पुली वहीं की वहीं दिखेगी। यानी कि इसके फ्रेम में ये जो एलिवेटर है या फिर बोले कार है, ये फिक्स्ड है, यानी कि ये रुकी हुई दिखेगी इस ऑब्जर्वर को, क्योंकि ये ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए से डब्ल्यू से, जो कि कार की एक्सेलरेशन थी डब्ल्यू नॉट, उससे चल रहा था। तो इसके फ्रेम में अब एक सूडो फोर्स भी लगेगा नीचे की तरफ m1 और m2 पर। समझ में आएगी बात, क्योंकि ये मासेज जो है पुली पर हैंग्ड हैं और ये मूव करेंगे, तो इसके फ्रेम में एक सूडो फोर्स और लगाना पड़ेगा m डब्ल्यू नॉट, m1 डब्ल्यू नॉट, m2 डब्ल्यू नॉट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसके फ्रेम में क्योंकि नीचे की तरफ दोनों पर डब्ल्यू नॉट एक्सेलेशन आएगी और ग्रेविटी की जी और जी एक्सेलेशन दोनों पे वैसे ही लग रही है, तो नेट एक्सेलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू नॉट प्लस जी दोनों मिलकर नेट बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो जी इफेक्टिव लिखें तो जी नीचे की डायरेक्शन में जो जी वेक्टर ग्रेविटी है उसको जी वेक्टर लिख देते हैं, ग्रेविटी बन जाएगा तुम्हारा माइनस का तुम्हारा ग्रेविटी जो जी वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं माइनस का जी इंटू जे कैप, और इस माइनस का जी इंटू जे कैप इसको पूरे को एक जी वेक्टर लिख देते हैं जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डब्ल्यू नोट तुम्हारा ऊपर की डायरेक्शन में था, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डब्ल्यू नोट दोनों को नीचे मिलेगा, यानी कि वो माइनस में पलट के मिलेगा। तो जी ग्रेविटी नीचे की तरफ थी जी वेक्टर, और माइनस डब्ल्यू नोट और मिल गया दोनों को, तो नेट ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जी माइनस डब्ल्यू नोट हो गई। ठीक है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी आ जाएगी जी माइनस डब्ल्यू नोट। या फिर अगर मैं बात करूं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ग्रेविटी जी तो नीचे की तरफ ही है, माइनस इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे डब्ल्यू नोट वेक्टर का, डब्ल्यू नोट वेक्टर लिखा जाएगा माइनस का डब्ल्यू नोट, क्योंकि डब्ल्यू ऊपर की तरफ है। तो डब्ल्यू नोट वेक्टर लिखूंगा, तो डब्ल्यू नोट वेक्टर लिखूंगा तो वो पलट के मिलेगा नीचे की तरफ, माइनस होकर के मिलेगा एक तरीके से। समझ में आ गई बात। या तो इस तरीके से लिख लो, या फिर ऐसा कर सकते हो तुम, या तुम ऐसा कर सकते हो कि जो ग्रेविटी है उसको तुम माइनस का जी जे कैप लिखोगे, माइनस डब्ल्यू नोट तुम्हारा है वो ऐसे कैसे डब्ल्यू नोट जे कैप लिखोगे वो ऊपर की तरफ है, तो माइनस का जी प्लस डब्ल्यू इंटू जे कैप, यानी कि ये तुम्हारा बन जाएगा जी प्लस डब्ल्यू नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात है। तो ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इफेक्टिवली फील होगी वो जी प्लस डब्ल्यू नोट उसकी मैग्नीट्यूड होगी, जी ग्रेविटी डब्ल्यू नोट उसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन की वजह से आने वाला सूडो ग्रेविटी। ठीक है, अब हमने ये मान लिया कि भाई जो W1 है, हम इसके फ्रेम में देख रहे हैं, इसके फ्रेम में ये ब्लॉक मान लो नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है,
और हो सकता है कि m1 ज़्यादा हो तो m1 नीचे आएगा, m2 ऊपर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन की कौन सा मास ज़्यादा। हमने m2 ज़्यादा मान लिया तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि मान लो हमने नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन से गिर रहा है इसके इस ऑब्जर्वर को दिख रहा है, इस ऑब्जर्वर को जो भी दिखेगा वो इस एलिवेटर के फ्रेम में दिखेगा। तो इसको जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दिखेगी वो W2 जो होगी वो विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर होगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, और इसको जो इसकी अपवर्ड एक्सेलरेशन दिखेगी W1 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। अगर ये नीचे आ रहा होगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा भी हो सकता है। अगर m1 ज़्यादा हुआ तो फिर ये नीचे आएगा, m2 ज़्यादा हुआ तो ये नीचे आएगा। डिपेंडिंग ऑन दैट हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल सकती है, बट मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर W1 लिख दिया, और W2 मतलब एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर वन, ये W1 और W2 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर दोनों की एक्सेलरेशन है। अब इनके एफबीडी बनाएंगे और F = ma लगाएंगे। ऑब्जर्वर के फ्रेम में ऊपर की तरफ इन पर टेंशन लग रहा होगा, मान लो स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो ऊपर की तरफ टेंशन T और नीचे की तरफ इफेक्टिव ग्रेविटी m1 इंटू जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव यानी कि G0 प्लस W, यानी कि इसके फ्रेम में देखूंगा तो W भी नीचे मिलेगा इन दोनों को, तो G प्लस W दोनों जुड़ जाएंगे, तो इफेक्टिव ग्रेविटी G प्लस W मिलेगी, तो नीचे की तरफ लग रही है, और साथ ही साथ इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। m2 नीचे की तरफ m2 इंटू जी इफेक्टिव ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और जिसमें G और W0 एक्सेलरेशन दोनों कंसिडर हो रखी है, और m2 पर ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है। हालांकि क्योंकि अगर मैं इस एलिवेटर पर बैठ करके देखूंगा तो जितना ये नीचे आता हुआ दिखेगा उतना ही ऊपर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि रस्सी की लेंथ फिक्स्ड है, क्योंकि रस्सी इस बार ये पुली मूव नहीं कर रही है इस फ्रेम में। तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशंस होंगी उसमें ये जितनी एक्सेलरेशन नीचे आएगा उतनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। तो अब इस पे इक्वेशन लगाऊंगा तो T माइनस ऊपर की तरफ T माइनस m1 जी इफेक्टिव इक्वल टू m1 W1 विद रिस्पेक्ट टू E एलिवेटर, और ये इस पे लगाऊंगा तो नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ माना है तो m2 जी इफेक्टिव को बड़ा होना होगा, तो m2 इंटू जी इफेक्टिव माइनस T इक्वल टू m2 इंटू W2। अब इन दोनों का क्या करूंगा मैं कि टेंशन जो है m1 W1 विद रिस्पेक्ट टू E, ये और ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। समझ में आई बात? यहाँ से इसको इधर भेज दूँ तो टेंशन आ जाएगी m1 जी इफेक्टिव प्लस m1 W1 विद रिस्पेक्ट टू E। अब हमें क्या करना है कि एक्सेलरेशन ऑफ m1 इन ग्राउंड फ्रेम एंड एलिवेटर फ्रेम निकालना है, हमें ये निकालना है। एलिवेटर के फ्रेम में आ जाएगा तो ग्राउंड फ्रेम में भी आ जाएगा, क्योंकि हमें एलिवेटर की एक्सेलरेशन पता है। अब हम बोल रहे हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये T यहाँ पर रख दो। समझ में आ गई बात? W1E और W2E बराबर है, तो यहाँ पर इसको भी W1E ही लिख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये m2 जी इफेक्टिव माइनस में आ जाएगा पूरा, ये पूरा माइनस में इक्वल टू m2 इंटू W2, m1 माइनस m2, इन दोनों में से जी इफेक्टिव कॉमन आ गया, माइनस m1 W इक्वल टू m2 W, ये दोनों बराबर हैं तो इसको भी m1 W ही रख दिया, W1 विद रिस्पेक्ट टू E, एक्सेलरेशन को W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब m2 माइनस m1 जी इफेक्टिव इक्वल टू, ये उधर जा करके ऐड होगा, W कॉमन आ जाएगा दोनों में से क्योंकि इक्वल है, तो अंदर m1 प्लस m2 बच जाएगा, और एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ये बन जाएगा इतना। ये तब है जब m2 ग्रेटर देन हमने m1 माना है। समझ में आ गई बात? तो ये W1 एक्सेलरेशन m2 माइनस m1 अपन में m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस W बन जाएगा। अगर तुम्हें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सीधे ही याद है, जो कि एटवुड मशीन में तुम्हें करवाया भी जाता है पुली ब्लॉक सिस्टम में, कि m1 है ये m2 है, तो इनकी एक्सेलरेशन m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी, उससे भी कर सकते हो। अगर m1 बढ़ाया तो m2 बढ़ाया तो m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी करते हो, जी की जगह जी इफेक्टिव। तो ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद था कि m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1 इंटू जी इफेक्टिव करना होता है, जी ये रिजल्ट निकल के आता है, तो तुम सीधे भी लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं थी, है ना। डायरेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें वो कंडीशन याद है तो। बस जी इफेक्टिव में जी प्लस W0 लिखना था, बस इतना याद रखना था। अब अगर m2 ग्रेटर देन m1 है तब तो ये बन जाएगा, और ये जी बन जाएगा जी वेक्टर और माइनस W वेक्टर। क्यों? क्योंकि W वेक्टर ऊपर की तरफ है, इसको माइनस करेंगे तब वो नीचे की तरफ आकर के जुड़ेगा। अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो ऐसा, समझ में आ गई क्या बात? ये है जी वेक्टर माइनस W0 वेक्टर, जी वेक्टर नीचे की तरफ जी है और W0 ऊपर की तरफ है, तो उसको माइनस करके देना पड़ेगा नीचे की तरफ। समझ में आ गई बात? इसलिए माइनस का W0 वेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ है। समझ में आ गई बात? अब तुम ये मत समझना कि यहाँ पर ऐड हो रहे थे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड देखूंगा तो वो ऐड ही हो रहे हैं, वेक्टोरियल इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जी वेक्टर नीचे की तरफ है, जी वेक्टर नीचे की तरफ है और W0 वेक्टर ऊपर की तरफ है। तो नीचे की तरफ अगर मैं देखूंगा तो जी जी वेक्टर और प्लस में माइनस का W0 वेक्टर ही करना पड़ेगा। W0 वेक्टर नीचे की तरफ आकर कब ऐड होगा? जब W0 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऐड क्या होगा? माइनस का W0 वेक्टर, वेक्टोरियली ऐड करूंगा तो इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। ये तो आएगा तब m2 ज़्यादा है तो m2 माइनस m1, अगर m1 ज़्यादा होता तो फिर m1 माइनस m2 आ जाता, उससे फर्क थोड़ी पड़ता। मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है, बस डायरेक्शन पलट जाती है अब इनकी एक्सेलरेशन की। तो ये बन जाएगा m1 ग्रेटर देन m2 के लिए। अब एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या बनेगा? W1 जैसे एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b बनता है, तो W एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर।
समझ में आ गई बात। अब एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये बन जाएगा, इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। अगर m2 ग्रेटर देन m1 है तो ये वाली केस जुड़ जाएगी, ये वाली वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। और अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो फिर ये वाली वैल्यू रख देंगे, यानी कि m1 माइनस m2 m2 माइनस m1, डिपेंड करेगा कि क्या है। अब एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो तो डब्ल्यू नोट वेक्टर है ही है, तो मान लो m2 ग्रेटर देन m1 है, तब उसमें m2 वाली वैल्यू रख देंगे, ये वाली m2 ग्रेटर देन m1 वाली, और इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला वेक्टर निकल के आ जाएगा। इसको सिर्फ एलसीएम लेकर के सोल्व करना है, ठीक है। और अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो फिर हम m1 ग्रेटर देन m2 वाली वैल्यू रख देंगे, उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। जो बुक में सोल्यूशन दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं जब m1 ग्रेटर देन m2 हो, उसके हिसाब से ये आंसर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी एक्सेलरेशन, और विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ये आंसर दे रखा है m1 ग्रेटर देन m2 वाला। बाकी m2 ग्रेटर देन m1 होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस m2 ग्रेटर देन m1 में m2 आगे आ जाएगा, m1 पीछे आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर m2 ग्रेटर देन m1 है तो m2 नीचे आएगा और m1 ऊपर जाएगा, और m1 ग्रेटर देन m2 है तो m1 नीचे आएगा m2 ऊपर जाएगा, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा पहला पार्ट कि उनकी ग्राउंड फ्रेम में और एलिवेटर के फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या होंगी। अब हमें फोर्स निकालना है पुली पर कितना होगा। तो अगर हमें पता हो टेंशन का फॉर्मूला कि 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी होता है, तो यहाँ पर जी की जगह जी इफेक्टिव रख लेंगे, या फिर जो ऊपर की जो इक्वेशंस थी यहाँ से w आ गया, वो w किसी एक इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पर, समझ में आएगी, क्योंकि दोनों w बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों W बराबर हैं, तो किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो वहाँ से T निकल के आ जाएगा टेंशन। अब पुली पर देखेंगे तो पुली पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए क्योंकि पुली मासलेस है, तो नीचे की तरफ टेंशन T और T दो रस्सियों से लगता है, तो ऊपर वाली इस पुली रस्सी के अंदर ऊपर टेंशन 2T होनी चाहिए, और ये 2T टेंशन इस वाले सिलिंग को नीचे की तरफ खींचेगी इस रस्सी 2T टेंशन से। तो सिलिंग पर जो फोर्स लगेगा वो 2 टाइम्स T लगेगा, और टेंशन इतनी आती है 2m1 m2 अपॉन m प्लस m2 m1 प्लस m2 इंटू जी, वो सोल्व करके निकल के आ जाएगी जैसे मैंने बताया W की वैल्यू रखने पर। तो 4m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी इफेक्टिव बन जाएगा जी प्लस डब्ल्यू नोट इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के साथ रखेंगे तो ऊपर समझाया कि जी नीचे ही था, डब्ल्यू नोट ऊपर था, तो उसको पलट के देना पड़ेगा माइनस का डब्ल्यू नोट, तो माइनस का डब्ल्यू नोट उसमें ऐड होगा और ये बन जाएगा एफ वेक्टर जो उस पर लग रहा होगा। समझ में आ गई बात। चलिए अब मेथड 2 हम ग्राउंड फ्रेम से सोल्व करेंगे। ग्राउंड फ्रेम से सोल्व करते समय बस यह ध्यान रखना पड़ेगा कि पुली भी चल रही होगी और पुली चल रही होगी, ये ब्लॉक भी चल रहे होंगे, तो हमें स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ेगा। जब पुली रुकी रहती है तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा। अब जब पुली चल रही है तो हो सकता है ग्राउंड फ्रेम में दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हो, कोई फर्क से बता थोड़ी ना सकते हैं कि कौन किधर जा रहा होगा सोल्व करे बिना। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई पुली भी ऊपर जा रही है जो कि लिफ्ट के साथ साथ जाएगी डब्ल्यू नोट एक्सेलरेशन से। ये मान लो ग्राउंड फ्रेम में W1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, या W2 से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, हमने मान लिया दोनों ऊपर जा रहे हैं। तो अब जी वेक्टर तो नीचे की तरफ है और डब्ल्यू नोट वेक्टर ऊपर की तरफ है, ठीक है। हम लिखेंगे भाई ये जो एक्सेलरेशन है ग्राउंड फ्रेम में W1 W2 और दोनों हमने अपवर्ड डायरेक्शन में मान ली है, कोई डाउनवर्ड जा रहा होगा तो वो माइनस में निकल के आ जाएगा। अब हम बोलेंगे फ्रॉम कंस्ट्रेंट मोशन ऑफ इक्वेशन, हम ये बोलेंगे कि देखो किसी भी इंस्टेंट पर अगर पुली x ऊपर चलती है तो उसको x और x 2x रस्सी चाहिए ना, वो रस्सी कौन देगा, ये x1 ऊपर जाएगा, ये x2 ऊपर जाएगा, तो 2x बराबर x1 प्लस x2, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी 2v इक्वल टू v1 प्लस v2, और इसका x फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2a इक्वल टू a1 प्लस a2, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली w1 प्लस w2 के बराबर होगी, a1 a2 एक्सेलरेशन के बराबर होगी, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट जो बन जाएगा 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली जो कि w नोट है और सिलिंग की यानी कि लिफ्ट की कार की एक्सेलरेशन के बराबर, और वो W1 प्लस W2 दोनों के बराबर होगा। हमने तीनों एक ही डायरेक्शन में मान लिए तो ये रिलेशन बन जाएगा। अब W1 W2 एक्सेलरेशन मान ली, T और T ऊपर टेंशन लग रहा होगा, इस पे M1G लग रहा है, क्योंकि अब इफेक्टिव ग्रेविटी तो बदलेगी नहीं क्योंकि हम ग्राउंड फ्रेम में, तो ग्रेविटी जी ही रहेगी। अब हम इस पे लगाएंगे T माइनस M1G इक्वल टू M1W, और ये T माइनस M2G इक्वल टू M2W। साथ ही साथ हमारे पास एक ये इक्वेशन है W नोट W1 और W2 की, तो 3 इक्वेशन और 3 अननोन, T W1 और W2 3 अननोन है और 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास में, सोल्व हो जाएगा। हमें बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ M1 इन ग्राउंड फ्रेम एंड एलिवेटर फ्रेम, M1 का एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है, समझ में आ गई बात, तो हम क्या करेंगे, M1 का एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये जो T था, ये वाला T M2G इक्वल टू M2 इंटू W2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसमें W2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड W2 की वैल्यू रख देंगे 2W नोट माइनस W1, 2W नोट माइनस W1 इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। इसको सोल्व करेंगे, समझ में आ गई बात। ये जी M2G भी उधर जाकर के ऐड हो जाएगा तो M2 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये वाली जो T की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। कुछ भी किया जा सकता है कि W1 की वैल्यू यहाँ निकाल लेते और यहाँ से T निकाल करके यहाँ पे रख देते, तो उस केस से होगा क्या, W1 जो बने इक्वेशन 2 में रख देंगे, तो अब टेंशन जो आएगा यहाँ पर W1 के फॉर्मेट रखने से ये इक्वेशन W1 के फॉर्मेट में आ गई, और टेंशन की वैल्यू यहाँ पर रख दी तो ये पूरी इक्वेशन W1 के फॉर्मेट में बन गई और W1 निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो M2 टाइम्स
समझ में आ रही बात। ये इक्वेशन नंबर 2 में रखा है हमने, इसमें रखा है टेंशन की वैल्यू ये यहाँ पर रख दी पूरी, माइनस एम वन जी इक्वल टू एम वन इंटू एक्सेलेरेशन W1। तो अब इसको रीअरेंज कर लेंगे इक्वेशन को, इसको तो इसके साथ रख लेंगे, m2 इंटू W1 उसको उधर भेज देंगे ताकि m1 W1 और m2 W1 में से W1 कॉमन आ जाए तो m1 प्लस m2 बन जाएगा। W1 का मतलब W1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो बनेगा वो ये बन जाएगा। समझ में आ गई बात। W ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड m2 माइनस m1 इंटू जी प्लस टू m2 W0 अपॉन में m1 प्लस m2। समझ में आ गई बात। वेक्टर फॉर्मेट में लिखूंगा तो जी को तो जी वेक्टर लिख दूंगा और डब्ल्यू को डब्ल्यू नोट वेक्टर लिख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, m2 माइनस एम वन जी वैक्टर प्लस टू m2 डब्ल्यू नोट अपॉन में m1 प्लस m2। ये ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलेरेशन वेक्टर फॉर्मेट में आ जाएगी। अब W1 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर लिखेंगे तो क्या होगा, W1 माइनस W एलिवेटर एक्सेलेरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, एक्सेलेरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ B। बस एलिवेटर के ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलेरेशन है डब्ल्यू नॉट, तो वो माइनस कर देंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे W1 विद रिस्पेक्ट टू जी वेक्टर फॉर्मेट में निकाल रखा है, यहाँ पर रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब बोला कि फोर्स ऑन द सीलिंग बाई पुली, पुली की वजह से यहाँ पर अब टेंशन निकालनी है, टेंशन या तो पहले जैसे निकाला था वैसे निकाल लो, या फिर ग्राउंड फ्रेम से सोल्व करना है तो ग्राउंड फ्रेम से हम जी इफेक्टिव का फॉर्मूला तो लगा नहीं पाएंगे, ना ही ये फॉर्मूला लगा पाएंगे 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी, क्योंकि इस बार पुली भी चल रही है, पुली रुकी हुई नहीं है। वो ये तब लगते हैं फॉर्मूले एक्सेलेरेशन के m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और ये वाला टेंशन का फॉर्मूला जब पुली रुकी हुई हो। अब पुली चल रही है तो नहीं लगा सकते, इसलिए बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा इक्वेशंस बना करके। इससे हमने एक्सेलेरेशन निकाली। अब ये एक्सेलेरेशन W1 कहीं भी पुट कर दो, W1 किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, T1 वाली में, इसमें यहाँ पे W1 पुट कर देंगे तो क्या T निकल के नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे W1 की, यहाँ से टेंशन निकल के आ जाएगी। टेंशन का 2 टाइम्स हमें पता है कि सीलिंग पर फोर्स होगा 2 टाइम्स, और ये वही निकल के आ जाएगा जो पहले निकल के आ रहा था। तो आई होप कि तुम्हें दोनों मेथड क्लियर होंगे, एक एक स्टेप ढंग से मैंने सोल्व करके बता रखी है कैलकुलेशन के साथ में। ग्राउंड फ्रेम से पूरा कैसे सोल्व हो सकता है, एलिवेटर के फ्रेम से पूरा एक एक चीज़ कैसे सोल्व हो सकती है, दोनों चीज़ें बता रखी है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना जो चीज़ अच्छी लगी हो। ठीक है, बाकी अपना टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर जाकर के भी तुम जो भी डाउट हो तुम्हें वो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और अपना टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स माफिया के नाम से, वो जाकर के ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे तुम्हें क्लासेस की अपडेट्स नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन या किसी कंसेप्ट के साथ में। बाय।